नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम उपनिदेशक कृषि कार्यालय गाजीपुर में हैं। यहाँ हम बात करेंगे उपनिदेशक कृषि अतीम सिंह से और जानेंगे कि किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जो कि किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जानी है, उसको लेकर के क्या कुछ विभाग की तैयारियां हैं, किसानों की ओर से कौन सी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सम्मान निधि नहीं पहुंचती है, जिले में कुल कितने किसान हैं जो कि इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और कितने किसानों को विभाग ने चिन्हित किया है जिनके की डॉक्यूमेंट्स में या आवेदन की प्रक्रिया में उनकी ओर से कुछ कमियां रह गई हैं या उनकी ओर से कुछ त्रुटियां की गई हैं। इन सारे विषयों पर हम उपनिदेशक कृषि से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। जी नमस्कार, मैं अतीन्द्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गाजीपुर से। आपको बताना चाहूँगा मैं कि मैं जनपद गाजीपुर में 17वीं किस्त जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आई है वो है 3,97,000 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं, जिनके खाते में 17वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद हम लोग ये प्रक्रिया जो डाटा संशोधन की प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है और नए लोग इसमें शामिल होते रहते हैं। जैसे कोई किसी किसान की डेथ हो गई तो उसके जो वारिस हैं वो पुनः अपनी वरासत करा के खतौनी नई लेकर आते हैं, तो हम उनको फिर इस योजना में शामिल करते हैं। एक प्रक्रिया हमारी निरंतर नए लोग शामिल होते रहते हैं और दूसरा ये रहता है कि जिनके डाटा में कोई त्रुटि रहती है, कमी रहती है, उनके पैसे नहीं आते हैं, तो उसको भी डाटा को हम दुरुस्त करते रहते हैं। आज की तारीख में हम 4,08,000 किसान ऐसे हमारे पास हैं जिनका हर तरह से डाटा दुरुस्त किया जा चुका है। ये 3 कारण है जिसके कारण से किसान के खाते में पैसा नहीं आता है। अच्छा। नंबर 1 है भूलेख अंकन, किसानों ने नहीं कराया। तो आपसे बता दूं, भूलेख अंकन बहुत आवश्यक है। यदि भूलेख अंकन नहीं है तो किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। ये सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान के पोर्टल पर तहसीलदार के माध्यम से संबंधित तहसील के तहसीलदार भूलेख अंकन करते हैं, फिर ये किसान पात्र हो जाता है। उसी ढंग से हमारा EKYC है। किसान जीवित है इस बात को पता करने के लिए तमाम मृतक के खाते में पैसा चला जाता है। ये बराबर निरंतर सत्यापन होता रहता है और किसान का हम EKYC करते हैं। और EKYC 2 तरह से होता है। हमारे जो TSC हैं, प्रावधानिक सहायक हैं, वो स्वयं कर देते हैं, या तो किसान जन सुविधा केंद्र पर जाकर इसको करा सकता है। तो EKYC अनिवार्य है, बिना EKYC के किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा। इसी ढंग से हमारा जो तीसरा काम है वो NPCI का है। आपसे बता दूं कि पहले हमारा 3 किस्त जो PM किसान की प्राप्त हुई है वो अकाउंट में प्राप्त हुई है। अकाउंट मोड हमारा पेमेंट था, अब हमारा पेमेंट आधार मोड है। जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, NPCI अप्रूव्ड नहीं है, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि किसान भाई इसको NPCI अप्रूव्ड करा लें, अपने जो बैंक है वहाँ पर जाकर बता दें, उनका खाता NPCI हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से और कोई दिक्कत है, तो डाकखाने में खाता खुलवा लें, तो सेम डे अकाउंट पैसा आने के लिए तैयार हो जाता है। मैं बता दूं जनपद की स्थिति, जो विफल भुगतान होते हैं, इस समय हमारा जो नया डाटा है 22,000 किसान हमारे पास ऐसे हैं जिनका NPCI बाकी है। ऐसे किसान हैं जिनको NPCI करना होगा, इनका आधार लिंक नहीं है। इसी ढंग से 34,000 किसान हैं जिनका EKYC बाकी है। ये आपसे बता दूं ये संख्या बड़ी क्यों है। ये किसान कोई मुंबई रहता है, कई किसान ऐसे मेरे पास पहले का डाटा है। किसान तो पात्र है, हर तरीके से पात्र है, लेकिन EKYC होने से पैसा नहीं आता। आपके गाजीपुर जनपद में कई गांव के लोग दूसरे कंट्री में भी रहते हैं, 12 है, उसिया है, जहाँ के बड़ी संख्या में किसान बाहर दूसरे विदेशों में रहते हैं, जिसके कारण से उनका ये EKYC नहीं हो पाता है। जो इंडिया में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, उनका तो हो जाता है, हम लोग फोन करके भी कराते हैं। तो ये हमारा निरंतर अभियान चल रहा है कि किसानों को शामिल कर लें। सर, एक बार आपसे यहाँ चाहेंगे, हालांकि ये सवाल का क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले आपसे मुझे पूछ लेना चाहिए था कि ये जो सम्मान निधि है, ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन से किसान ऐसे हैं जो कि इसके लिए पात्र हैं? इसकी पात्रता क्या है? जी, बहुत जरूरी है, किसान को जान लेना चाहिए कि ये योजना जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ये 2019 से शुरू हुई है। और योजना के बारे में बता दूं, योजना का बड़ा सीधा कॉन्सेप्ट है कि जिनके पास जमीन है, खेती की जमीन है, वो योजना के लिए पात्र है।
खेती की जमीन से मतलब है कि जमीन आवासीय नहीं होनी चाहिए, जमीन कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, ये सीधी बात न्यूनतम है। क्षेत्रफल भी कोई परिभाषित है? जी नहीं, कितना भी कम क्षेत्रफल हो किसान को पीएम किसान का लाभ दिया जाएगा। ये सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा है। खेती की बात इसलिए मैंने किया, ये कृषि निवेश जुटाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए कि खाद बीज जो जुटा लें, खेती कर सकें, इसलिए सरकार ये पैसा उपलब्ध कराती है पीएम किसान की। तो मेरा कहना है जिनके पास खेत है, ये शर्त है, जिनके पास खेती की जमीन है वो योजना के लिए पात्र हैं। अब मैं जब तक अपात्रता नहीं बताऊंगा मेरी बात पूरी नहीं होगी। जी बिल्कुल। ऐसे किसान जो जो सरकारी नौकर हैं, जो सरकारी सेवा में हैं, यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मी छोड़कर जो सरकारी सेवा में हैं वो योजना के लिए अपात्र हैं। इसी ढंग से जिला पंचायत सदस्य से लेकर माननीय किसी सदन के सदस्य हों वो इस योजना के लिए अपात्र हैं। पंजीकृत वकील हैं, पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इस योजना के लिए अपात्र हैं। 10,000 रुपया से ऊपर आप पेंशन पाते हैं तो योजना के लिए अपात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी तरह से आप आयकर दाता हैं तो योजना के लिए अपात्र हैं। इन फिल्टर लगाने के बाद बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो छोटे किसान हैं और जो गरीब वर्ग है, नीचे का है, जो संसाधन खेती का नहीं जुटा पाता है, उनको मदद करने के लिए सरकार ने यह कार्यक्रम चला रखा है। इन सारे फिल्टर को जब लगाया जाता है, जो हमारी पात्रता का परीक्षण होता है, तो वाकई वही नीडी किसान जिनको आवश्यकता है निकल के आ जाते हैं। सर एक स्थिति में थोड़ा अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, जैसे कोई पात्र किसान है आपके लाभार्थी की सूची में है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, ऐसी सूरत में उनके परिजन की ओर से क्या किया जाना चाहिए? दूसरा कि क्या उनकी गैर मौजूदगी में, गैर उपस्थिति में, उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनके परिजन इस सम्मान निधि के लाभार्थी के तौर पर आपके विभाग की ओर से चिन्हित किए जाते हैं? क्या प्रक्रिया क्या है? देखिए, पात्रता में एक बात मैंने छोड़ दी, आपसे बता दूं, फरवरी 2019 के पहले आपके पास जमीन है तो आप योजना के लिए पात्र हैं। अच्छा। अगर इसके बाद आपने जमीन रजिस्ट्री कराई है तो योजना के लिए पात्र आप नहीं होंगे। फरवरी 2019 के पहले की जो रजिस्ट्री है, जमीन आपके पास है, तभी जब से योजना प्रारंभ हुई है वही कंसीडर होते हैं, वही स्वीकार होते हैं। अब आगे क्या है, आगे जैसे किसी किसान की डेथ हो गई, वरासत के मामले हैं, पिता की माता की डेथ हुई, वरासत से जमीन आपके नाम आ गई, किसान के नाम आ गई, तो किसान पात्र होगा। अगर वो किसान कहीं बाहर रहता है, मुंबई कोलकाता रहता है, कहीं रहता है, तो उसका कोई वारिस इसके लिए हकदार नहीं होगा। किसान वही होगा जिनके नाम खतौनी है। तो इस योजना की पहली शर्त है कि फार्मर के नाम, किसान के नाम खतौनी होनी चाहिए। तो खतौनी बहुत ही आवश्यक है, वही पाएगा, उसके घर पे कोई रहता है वो नहीं पाएगा। यदि पति पत्नी दोनों के पास खतौनी है तो केवल एक ही योजना का लाभ पाएगा। परिवार के मुखिया का कॉन्सेप्ट है, जो परिवार का मुखिया है उसी को योजना का लाभ दिया जाएगा। आपका जो सवाल था कि जैसे परिवार का मुखिया कहीं बाहर रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अकाउंट है, ये पैसा चला जाता है, अपना आप अकाउंट किसान दुरुस्त करवा ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं, पैसा उनके खाते में हम भेज देते हैं। किसान खेती करता रहता है, कृषि निवेश जुटाता रहता है। जैसा सर आपकी ओर से पात्रता की शर्तें बताएगी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गलत सूचना आपके विभाग के पोर्टल के जरिए शेयर करके और लाभार्थी बन जाता है, वो इनकम टैक्स पे ही है लेकिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने को एलिजिबल दिखाते हुए इसका लाभ ले रहा है, ऐसी सूरत में आपके विभाग की ओर से उनके चिन्हांकन करने के बाद क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है, क्या एक्शन लिया जाता है? बिल्कुल, शुरू में योजना शुरू हुई थी, तमाम इसमें लोग ऐसे लोग शामिल हो गए, मतलब इतनी तैयारी नहीं थी, तमाम लोग ऐसे शामिल हो गए जो आयकर दाता थे और दूसरे लोग जो अपात्र थे, सरकारी सेवा में थे, ऐसे लोग योजना में शामिल हो गए थे। तो अभी सरकार ने आपसे बताया कि ये सब 2 स्तर पे सत्यापन इसका होता है। पहले जब आप ओपन सोर्स से डाटा डालते हैं, हमारे जो पोर्टल है उस पर आप आवेदन करते हैं तो तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार जांच कर लेते हैं, तहसीलदार की जांच करने के बाद वो डाटा आ जाता है हमारे डिप्टी कलेक्टर के लेवल पर, तो फिर यहाँ पर भी जांच होती है। तो जितने फिल्टर हैं हम लोग इसकी सत्यापन कर लेते हैं, तभी जाने देते हैं। आपका जो यहाँ तक सवाल है कि अपात्र लोगों के खाते में पैसा चला गया, तो ये देखिए सरकारी धन है और ये पात्र लोगों को देने के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं। कहीं जो अनियमित भुगतान होता है हम उनको नोटिस देकर वसूली करते हैं। आपके जनपद गाजीपुर में हम करीब 5200 किसान ऐसे थे जो आयकर दाता थे और उन लोगों से हमने वसूली की है और वसूली करके हमने सरकारी खाता जो हमारा NBRI लखनऊ में अकाउंट है, डायरेक्टर और वित्त नियंत्रक के नाम से, उस अकाउंट में हम पैसा जमा कराते हैं।
आपके विभाग की ओर से गांव में ब्लॉक स्तर पर लोगों से संवाद किया जाता है इस योजना और कृषि विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया जाता है, उन्हें अवेयर किया जाता है, बताया जाता है, उनसे जानकारी साझा की जाती है। जी। तो क्या जो इस तरह के कैंप हैं वो एक नियमित अंतराल पर लगते हैं या ये वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है और अलग अलग इलाकों का चिन्हांकन करके एक शेड्यूल बना के आप लोग इस तरह का जो है कैंप लगाते रहते हैं? बिल्कुल सही कहा, हमने शुरू में कह दिया था, हमारी ये प्रक्रिया सत्यापन की निरंतर चलती रहती है। आज की तारीख में भी हमारे एम्प्लॉय गांव में हैं जो ई-केवाईसी और इसका एनपीसीआई का काम कर रहे हैं। जो किसान छूटे हैं उनको फोन करते हैं, उनके घर पे जाते हैं, प्रधान से संपर्क करते हैं और उनको खोज के निकाल लेते हैं। इतने बड़े जिले में बहुत कम संख्या बची है जो हम लोग कर पाए हैं। वो संख्या जो है नए लोग शामिल होते रहते हैं, उनको पकड़ना आसान होता है। जो मुंबई का कोलकाता है वाकई उनको हम नहीं पकड़ पाते हैं या बाहर है नहीं कर पाते हैं। ऐसे दुर्लभ डाटा है जो जिनको हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनसे हम ई-केवाईसी एनपीसीआई नहीं करा पा रहे हैं, जिनको नहीं शामिल करा पा रहे हैं। आपका जो कहना है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम पीएम किसान के बारे में जरूर बताते हैं और हमारे न्याय पंचायत स्तर पे हमारे एम्प्लॉय तैनात हैं, वो भी काम करते हैं और लेखपाल भी लोगों को अवेयर करते रहते हैं। जैसे किसी की डेथ होती है, मान लीजिए कि उनके खाते में गलत किस्त चली गई तो तुरंत उसका वारिस आता है और कहता है हमें शामिल करिए। तो हमारी बात पहली रहती है कि जो अनियमित भुगतान हुआ है वो हमको वापस करिए। वो हमको वापस कर देते हैं, हम उसको सरकारी अकाउंट में जमा करते हैं। फिर हम प्रक्रिया शुरू करते हैं उनके पात्र करने की और फिर वो पात्र होते हैं, फिर वो नए सिरे से शामिल। आपका जनपद गाजीपुर बड़ा जनपद है, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 4,08,000 किसान यहाँ पर थे चिन्हित, लेकिन मेरा अनुमान है कि 6 लाख के करीब किसान हैं। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर जनपद गाजीपुर में तमाम लोग मर भी जाते हैं प्रतिदिन। भाई लोगों की मरने की वो आती रहती है। तो ये प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है, नए लोग शामिल होते रहते हैं और पुराने बाहर होते रहते हैं। ऐसा भी है कोई फार्मर पा रहा है, कोई बिजनेस लगा लिया, आयकर दाता हो गया या किसी को नौकरी लग गई तो उन्हें भी सरेंडर करना पड़ता है कि हम योजना से हम अपने को अलग करते हैं, हमें इसका लाभ नहीं चाहिए। वो बताते हैं तब भी, न बताते हैं तो हम खोज लेते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे उप निदेशक कृषि जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि उन किसानों को जिन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ लेना है उन्हें किन किन एहतियातों को बरतना होगा और साथ ही साथ किन किन शर्तों को पूरा करना होगा। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, गाजीपुर।